जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको कराएंगे बीपीएससी ट्राई 2.0 के लिए प्रैक्टिस सेट 3 है। गलती से 2 लिख गया। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 है और आज हम आपको कराने वाले हैं, गलती से लग गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3 का हम आज आपको साइंस कराएंगे। क्या कराएंगे? इसमें साइंस कराने वाले हैं। ये सारा कुछ हम करा चुके हैं सेट का, ठीक है। साइंस मैथ वगैरह सब हमने क्या कर दिया, करा दिया है, ठीक है। साइंस का देखिए, प्रैक्टिस सेट साइंस का 121 से शुरू होते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है साइंस का 111 से क्वेश्चन है, 110 से मैथ है, ठीक है। तो 111 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है लिखा है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई पड़ता है? कोरोना वाला, ये बाहरी पार्ट उसका क्या होता है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। सूर्य का कौन सा पार्ट दिखाई पड़ता है? कोरोना वाला पार्ट आपको क्या करना पड़ता है, आप लोगों को दिखाई पड़ता है, ठीक है। और सूर्य के जो प्रकाश की चाल होती है, सूर्य के प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और सूर्य के जो कलर होता है उसमें 7 रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। विव ग्योर, कौन होते हैं? विव ग्योर, ठीक है। ठीक है, ये 7 कलर इसमें होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है लिखा है। शुद्ध जल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? देखिए, शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसने बोला फ़ारेनहाइट स्केल में, तो आप लोग देखिए F = होता है 9/5 × C+32, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे रख दीजिए। तो F = 9/5, C की वैल्यू 100 और +32। ये 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा और 9 दूना 18, 180 कितना हो जाएगा? 180 और +32 जोड़ो, 0 + 2 2, 8 3 11, 1 1 2, 212 फ़ारेनहाइट। कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन फर्स्ट। ये रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच। याद कर लीजिएगा रिलेशन। F = 9/5 C+32, ये रिलेशन होता है, ठीक है। ओके। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, -40 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी फॉर्मूले से निकाल के देखिएगा। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं? बराबर टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक गेंद है, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगा? ऐसे फेंकने पे, ठीक है। तो कितना एंगल ये कोण बने, ये कोण कितना बने? तो आपका परास चाहिए, ये वाला कितना मैक्सिमम चाहिए। तो R = डियर होता है, R = आपके लिए फार्मूला होता है μ² sin 2θ/g। तो sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होती है। तो अगर 2θ हमारा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो 2θ हो जाए 90 डिग्री, तो इसका थीटा कितना हो जाए? 90/2 मीन्स 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम परास होता है। तो ऑप्शन इसका डियर थर्ड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 114 है, इसको देखिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि बल, मतलब ए तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा बल है। ये तुम्हारा क्या? बल। बोला है बल, संवेग तथा विस्थापन क्रमशः। और बी क्या है? बी है संवेग है। बी क्या है? संवेग है। और सी क्या है? विस्थापन है। सी क्या है? विस्थापन है, ठीक है। ठीक है, तो बल को लिखते हैं F से, संवेग को लिखते हैं P से, विस्थापन को लिखते हैं S से, ठीक है। तो AC/B क्या लिखना है? AC/B। तो A की वैल्यू F, C की वैल्यू S और P की वैल्यू P, ठीक है। देखिए, फोर्स = होता है मास × एक्सीलरेशन। और ये तो तुम्हारी दूरी है ही है। और नीचे क्या होता है? P = mv। P = क्या होता है? mv। m से m कट जाएगा, m से m कट जाएगा। तो क्या बचेगा? एक्सीलरेशन × दूरी। क्या बचेगा? एक्सीलरेशन × दूरी। अब आपके पास हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन को हम देख लेते हैं, ठीक। ऑप्शन को हम क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। अब ये दूरी है और ये क्या? एक्सीलरेशन है।
तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपन क्या होता है, टाइम। वेलोसिटी अपन क्या होता है, टाइम होता है। अब आप आइए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन आगे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। अच्छा ये क्या होगा, संवेग होगा, त्वरण होगा, वेग होगा, ये आपको बताना है ये क्या क्या होगा। तो देखिए फिर से वही चीज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, AC अपान, यहाँ इधर लिखता हूँ क्या था, 1 सेकेंड, AC अपान B था, AC अपान B था। ये तुम्हारा क्या था, फोर्स। फोर्स को मैंने क्या लिखा, MA। और C तुम्हारा क्या था, C को क्या बोला था, बैक करता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा, C को बोला गया था, C है तुम्हारा विस्थापन। C क्या है तुम्हारा, बल है, और C विस्थापन क्रमशः क्या है, विस्थापन है। C क्या है आपका, विस्थापन है। कहाँ गया, हाँ, C आपका विस्थापन है। और विस्थापन है तो देखिए विस्थापन लगाइए, 1 सेकेंड। C आपका क्या, विस्थापन है। या तो विस्थापन बराबर, अब विस्थापन को तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन विस्थापन को एक फॉर्मूला बताइए। देखिए वेलोसिटी इक्वल टू होता है विस्थापन अपान टाइम। तो विस्थापन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू टी हो जाएगा। भाई विस्थापन चाहिए, वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन अपान टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू टी हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, B क्या है, संवेग। C संवेग क्या होता है, MB क्या होता है, MB। तो M से M कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, A अपान A इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इंटू टी हो जाएगा, A इंटू टी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन कोई आ नहीं रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है A/T। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत क्या है, मिस्टेक है यहाँ। देखिए डेर यहाँ 80 बचेगा, और एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपान टाइम, रख दीजिए। तो यहाँ वेलोसिटी अपान क्या हो जाएगा, टाइम, और टी से टी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, वेलोसिटी। तो ऑप्शन में बेग है आपके पास, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों के बीच में विभवांतर के बीच संबंध बनाता है। विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो B इक्वल टू IR। ये कौन सा ला है, ओम्स का ला है। कौन सा ला है, ओम्स का ला है, ओम्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल समझिएगा कि 10 मीटर पर सेकंड के गतिमान एक 2000 kg का ट्रक, मतलब एक 2000 kg का ट्रक है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। एक ट्रैफिक लाइट खड़ी का ट्रैफिक लाइट है, उस पर कार क्या खड़ी है, मतलब कार की वेलोसिटी क्या 0 है। टकराता है, टकराव के बाद दोनों एक ही साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है, मतलब कार की वेलोसिटी भी 8 मीटर पर सेकंड और ट्रक की भी। तो बताओ कार का द्रव्यमान बताना है। तो देखो हम मान लेते हैं M1 हमारे पास ट्रक है, ट्रक का द्रव्यमान कितना है, 2000 kg है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 E1 इनिशियल वेलोसिटी E1 कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए फिर से यहाँ पे मान लीजिए कि M1 कितना आपका है, M1 है आपका 2000 kg, कितना है 2000 kg। इसकी इनिशियल वेलोसिटी E1 कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब क्या हुआ, M2 आपके पास कितना है, M2 आपके पास है मान लो x kg, कितना x kg मान लिया, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी जो वेलोसिटी E1 है वो 0 है, खड़ी हुई है। क्या है, खड़ी हुई है। जब ये टकराई तो B1 कितना हो गया, B1 हो गया 8 मीटर पर सेकंड, और B2 भी कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम से क्या कहता है, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 B1 प्लस M2 B2, ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। M1 कितना है 2000, E1 कितना है 10, M2 कितना x, U2 कितना 0, M1 कितना 2000, B1 कितना 8, M2 कितना x, B2 कितना 8, दोनों 8 से चल रहे हैं। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 20,000, क्या हो जाएगा 2000 था ही, 10 से गुणा 20,000 हो गया। यहाँ 8 दूनी कितना हो जाएगा 16,000, कितना हो जाएगा 16,000। इधर कितना हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा 8x। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको बताइए। भाई यहाँ 20,000 हो गया, 16,000 हो गया, 16,000 इधर आएगा तो 20,000 में 16,000 जाएगा तो कितना बचेगा 4,000, कितना बच जाएगा डियर 4,000। ये 16,000 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 20,000 में से 16,000 घट जाएगा, बटेगा 4,000, ये इक्वल टू 8x के बराबर हो जाएगा। 8 × 1 = 8 और 8 × 5 = 40, 500 मीटर पर
500 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 kg। तो x माना था, देखो x की वैल्यू आ गई। देखिए 500 kg कोई ऑप्शन है? ऑप्शन सेकंड 500 kg आ जाएगा। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम लगा है। संवेग संरक्षण का नियम होता है टकराने के पहले संयोग का योग और टकराने के बाद संयोगों का योग क्या होता है? बराबर। टकराने के पहले ट्रक का संवेग कितना होगा? m1 होगा। टकराने के पहले कार का संवेग क्या होगा? m1 होगा। इन दोनों को जोड़ोगे, इनका संवेग टकराने के बाद दोनों के संयोगों के सम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 117। 117 कह रहा है कि एक तरंग की चाल 250 मीटर पर सेकंड है। एक तरंग है, उसकी चाल कितनी है? 250 मीटर पर सेकंड है। तरंग की चाल तो वेलोसिटी कितनी दी गई? 250 मीटर पर सेकंड दी गई। ठीक है, और तरंग है लैम्डा कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, तो हमको तरंग की आवृत्ति निकालनी। तरंग की क्या निकालनी? आवृत्ति निकालनी है तरंग की। ठीक है, तरंग की आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति जो न्यू इक्वल टू होता है, आवृत्ति जो न्यू इक्वल टू न्यू से लिखते हैं, वो होता है वेलोसिटी अपान लैम्डा। क्या होता है? आवृत्ति इक्वल टू वेलोसिटी अपान लैम्डा, या वेलोसिटी इक्वल टू होता था आवृत्ति इंटू लैम्डा। तो ये है आवृत्ति। तो v हमारे पास 250 है और नीचे कितना है? 50 है। नीचे कितना है? 50 है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीटर में है, ये 50 सेंटीमीटर है। तो मीटर सेंटीमीटर को मीटर में क्या करेंगे? 50/100। क्या करेंगे? 50/100। काटोगे कितना आ जाएगा? 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2। यहाँ रखोगे 1/2, ये 2 घूम के कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो कितना हो जाएगा? 250 × 2। 250 × 2 कितना हो जाएगा? 500। मतलब हमारे पास कितने होंगे? 500। कितने हो जाएंगे? 500 हर्ट्ज। एक सेकंड ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले का भी आंसर 5 के जैसा, यहाँ भी कितना है? 500 हर्ट्ज है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर, देखिए 118 नंबर। क्या कह रहा है? प्रकाश किरण के सघन से विरल माध्यम में अपवर्तन के समय क्रांतिक कोण की स्थिति में अपवर्तन कोण का मान। क्रांतिक कोण में अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। हमेशा सघन से विरल माध्यम में ही जाता है। अपवर्तन कोण एक वैकल्पिक रूप है जो सघन माध्यम से आपतित कोण है, जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अपवर्तन कोण क्या होता है? जब कोई रे यहाँ पे पड़ती है तो इसको अपवर्तन रे बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है, सॉरी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एक संधारित्र होता है, एक प्रतिरोध होता है। दो संधारित्र जिनकी धारिता 2F1 मतलब C1 है 2 फैराडे और C2 है 3 फैराडे। फैराडे इनकी यूनिट है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। एक तीसरा संधारित्र मतलब C3 है 1F है, जिसकी वैल्यू क्या? 1 है। इनके समानांतर जोड़ा गया, मतलब 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 2 को कैसे? श्रेणी में कैसे जोड़ा गया? कैसे जोड़ गया? कैसे जोड़ गया? और एक जो दूसरा बचा इनके पैरेलल जोड़ दिया गया ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ जोड़ा गया, ऐसे कुछ जोड़ा गया। ठीक है, तो कहता है इनका ओवरऑल कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो संधारित्र होते हैं उनको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो 1/C बराबर होता है 1/C1 + 1/C2 के। तो 1/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/C1 की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ 1/C कितनी वैल्यू? 3 है। 1/C की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से लिख देता हूँ, 1/C की वैल्यू आ जाएगी 1/2 + 1/3। इसको लासा लोग कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ कितना आ जाएगा? 5/6। 1/C है तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। अब इसको और ये किस में हो जाएगा? समानांतर में हो जाएगा। समानांतर में जो C आता है C' वो क्या होता है? इन दोनों का योग। तो 6/5 + 1 जोड़ लो, तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 तो 6 + 5। एलसीएम लोगे 5, 5 एकम 5 तो 1 से गुणा, 1 5 5 तो फिर 5 से गुणा, 6 5 11। तो 11/6 कोई ऑप्शन हो वही आप क्या करिए? लगाइए। 11/6 आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो 11/6 आंसर इसका। एक सेकंड, 11/5 आएगा। ये 5 है ना, तो 11/6 कहाँ से? 11 क्या आएगा? 5 आएगा। तो 11/5 आंसर में कहीं यहाँ पहला ऑप्शन है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है, अगर स्पीड थोड़ा तेज़ लग रही है तब भी बताइएगा, थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं सोचता हूँ जितना जल्दी हो जाए प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्योंकि कितना मिनट हो जाता है? 14 मिनट हो गया, अभी आधा प्रैक्टिस सेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि 111 से क्वेश्चन थे, अभी हम कहाँ पहुँचे? 120 से पहुँचे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए
आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई चाहिए। जितना लंबा व्यक्ति है अगर उससे 2 गुना लंबा, उससे जितना लंबा व्यक्ति है उसके आधा लंबा अगर मिरर है तो आदमी क्या कर सकता है, पूरा अपने आप को क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो आदमी की लंबाई कितनी, 1.5 मीटर। इसका आधा कर दो तो काटोगे 2 सत्ती 14, पॉइंट लग जाएगा, 2 पंचे 10, 0.75 मीटर लंबा है तो आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद वो जमीन पे वापस आती। मतलब ऊपर एक फेंकी गई गेंद ऊपर की तरफ, जब भी चीज़ ऊपर से फेंकी जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती, 0 होती। ध्यान रखिएगा। वह वेग ज्ञात की जिसके साथ इसे फेंका गया, तो हमको इनिशियल वेग निकालना है। इनिशियल वेग क्या करना है, निकालना है। हमको पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस जी टी। क्या होता है, u प्लस जी टी होता है। लेकिन b तो 0 है, u हमको निकालना है। g का एक हो जाएगा माइनस का, g का एक हो जाएगा माइनस का। क्यों, ऊपर से नीचे फेंका। अब g की वैल्यू आप 10 लो कि 9.8 लो। देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है तो हम g के 10 ले लेंगे, आसान रहेगा हमारा। 10 और समय कितना लग रहा है इसको, 12.5 का। तो कितना आ जाएगा, u 0 इक्वल टू माइनस का 125 आ जाएगा। इसको इधर लाओगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगा, 125 मीटर पर सेकंड। यही ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब भी नीचे ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो g की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी। जी का एक हो जाएगा माइनस का, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर। कह रहा है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, परावर्तन की घटना होती रहती है। तो परावर्तन की घटना नियमित होती रहती है। परावर्तन घटना क्या रहती है, नियमित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब उनको गर्म किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होने पर। जल में डुबाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तेल में डुबाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला है गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया था। ध्यान रखिएगा, हीलियम गैस को मिश्रित किया था, क्योंकि हीलियम गैस क्या होती है, बहुत हल्की होती है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें भी हीलियम गैस का यूज किया जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है एक धातु M के साथ क्लोराइड का अड़सूत MCl2 बनाता है। मतलब क्या बनाता है, MCl2। तो देखिए Cl की वैलेंसी होती है -1, तो इसका मतलब M की वैलेंसी कितनी रहेगी, +2 रही होगी, तभी ये इसके नीचे आता है। तो बोलता बताओ ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो देखो M की वैलेंसी +2 और O की वैकेंसी क्या होती है, -2 होती है। ये दोनों जाएंगे कट, तो क्या बन जाएगा, MO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MO ही बन जाएगा, MO ही बन जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, राइट। 125 का पहला ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर कौन सा है, 126 नंबर। तो 126 नंबर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में प्रमाण क्रमांक संख्या 58 से 71 वाले तत्व को क्या कहा जाता है। तो लैंथेनाइट। क्या कहा जाता है, 58 से 71 को लैंथेनाइट कहा जाता है। ठीक है। और ये F ब्लॉक तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाता है, तो 27% पे क्या था, आधा रह जाता है, तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि वह पुनः मूल आयतन में आ जाए। ठीक है। 27% है, 27 सेल्सियस होगा, गलती 27% लिख गया। ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 सेल्सियस पर संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है। तो T1 है, T1 बराबर है 27 सेल्सियस। हमको टेम्परेचर चाहिए केल्विन में, तो 273 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 300 के। कितना आ जाएगा, 300 के। उसके बाद क्या है, हमारा जो B1 है वो क्या, मान लो वॉल्यूम V था, तो पहले का क्या रह जाता है, आधा रह जाता है। B1 हमको चाहिए कितना, कि B2 कितना चाहिए कि शुरुआत वाला V आ जाए, तो हमको टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा। तो आपका गैस इक्वेशन होती है B1/B2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल T1/T2। इससे क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे, मैं समझ आ रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेल्सियस पर
संपीड़ित मूल्य का आधा रह जाता, जितना था उसका आधा रह जाता है। तो हम मान लेंगे टोटल वॉल्यूम इसका V था। तो अब जो B1 मतलब जब T1 हमने 27 डिग्री सेल्सियस कर दिया है 300 केल्विन पे, तो अपने वॉल्यूम का आधा हो गया। कहता अब कितना टेम्परेचर किया जाए कि पहले कितना आ जाए। तो पहले कितना लाना, तो V लाना है। तो B2 बराबर क्या लाना है, B। T2 हमको पता नहीं। B1 कितना, B/2। B1 कितना, B/2। और B2 कितना लाना, B इक्वल टू T1 कितना 300। T2 हमको निकालना है, T2 हमको निकालना है। ये B से B कट जाएगा 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या 600। कितना T2 कितना आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सेकंड इसका राइट है। 600 केल्विन आएगा, क्या आएगा 600 केल्विन आएगा। अब 600 केल्विन में क्या करना पड़ेगा, 600 यहाँ ये ऑप्शन नहीं होगा, 600 केल्विन आएगा। यहाँ से क्या आएगा T2 हमारा क्या आएगा 600 केल्विन आएगा। आंसर हमारे सेल्सियस दिए गए, तो इसमें से 273 क्या कर लो, घटा लो। तो 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, 5 में 2 गया 3, 327 डिग्री सेल्सियस आएगा। देखो 600 भी ऑप्शन दिया गया था, अधिकतर लोग 600 मार के चले आएंगे। ठीक है, अगला देखिए डियर, अगला क्वेश्चन है आपका, दो धातुओं A और B की पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं। ये अलग धातु है और ये अलग धातु है, चित्र में दिखाया गया। गर्म करने पर A B से अधिक फैलता है, मतलब अगर गर्म करोगे तो ये ज़्यादा फैलेगा B से। यदि इसे जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाता है तो कौन सा रूप ग्रहण करेगा। देखो A ज़्यादा फैलता है, मतलब ऊपर वाला जो A है ये ज़्यादा फैलेगा, नीचे कम। जो ज़्यादा फैलेगा उसी तरफ उठेगा। अगर ये ज़्यादा फैलता नीचे झुकता, तो इसमें तो नहीं, ये सेकंड वाला ऑप्शन से, जो ज़्यादा फैलता है उधर ही तरफ से बनेगा। अगर बी वाला ज़्यादा फैलता तो ये बनता, लेकिन फैलता कौन, ये वाला, तो ये ऊपर उठ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड वाला इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 128 का सेकंड। 129 का देखिए। ठीक है, 129 हमको कहा गया है कि CuSO4 प्लस ZnSO4 बन गया। मतलब इसका मतलब जो Zn है वो ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, तभी इसका निकाल पाया है। तो ये जो ऑप्शन होगा Cu की तुलना में Zn अधिक क्रियाशील है। बस हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 129 130। संतृप्त विलेय के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। देखिए संतृप्त वह चीज़ होती है, मान लो आपने चीनी और पानी का घोल बना लिया। एक पार्टिकुलर तब आता है कि जब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाती है। तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीनी और घुलेगी। लेकिन अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे इसमें चीनी घुलना बंद हो गई है तो उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा संतृप्त विलेय। ठीक है, लेकिन अगर चीनी घुलती रहेगी तब तक ये असंतृप्त रहेगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चीनी घुल जाएगी, तब उससे टेम्परेचर से बस क्या, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। तो दिए गए तापमान पर और पदार्थ विलय नहीं किया सकता, बिल्कुल सही। अगर 40 डिग्री सेल्सियस इसमें आप कुछ घोला नहीं जा सकता, ये सही है, लेकिन हमको असत्य छांटना है। किसी पदार्थ की विलेयता संतृप्त विलयन को संदर्भित करती है। ठीक है, ये भी सही है। इसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती नहीं, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और मात्रा घोल सकते हो, ये गलत है, इसीलिए क्या है, सही है। ठीक है, 130 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है कि थर्मोप्लास्टिक के लिए, सबसे पहले एक सेकंड तो हटा लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये क्रॉस लिंकिंग के साथ दीर्घ श्रृंखला बहुलक होते नहीं, इनमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है, यही गलत है, इसीलिए यही सही है। ठीक है, उन्हें कई बार संशोधित किया जाता है, बिल्कुल सही। पॉलीथीन ये सब सही है, बस गलत ये था, इसीलिए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता। हमको पता है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है एसिड, लेकिन एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ध्यान रखिएगा।
क्यों करता है? सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2 होता है। या तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह के औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी में निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसमें लिखा है कौन संभव नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो कौन सी अभिक्रिया आपकी संभव नहीं है? तो आप इसमें देखिए, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें CuFe वाली संभव नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है, कॉपर क्या होता है, Cu प्लस FeSO संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आयरन क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ठीक, तो ये वाली अभिक्रिया संभव नहीं है, बाकी सारी अभिक्रिया क्या है, संभव है यहाँ पे। ठीक है, 133 का थर्ड। लोहे की तुलना में कम क्रियाशील होने का कारण कॉपर को लोहे के नीचे रखा जाता है, मतलब कॉपर कम क्रियाशील होता है। बाकी इसमें Zn ज़्यादा क्रियाशील, Mg ज़्यादा क्रियाशील, Na ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियन। एक तत्व दो भिन्न ऑक्साइड A और B बनाता है। एक तत्व है वो दो भिन्न ऑक्साइड बना सकता है, A और B। दोनों कमरे के तापमान पर रंगहीन गंधहीन एवं गैस हैं। यह मानवों के लिए हानिकारक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मानवों के लिए हानिकारक है ये, और CO2। B एक हरित घर गैस है, पहचानिए, मतलब हरित वही ग्रीन हाउस गैस है। तो भाई यही है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। तो A B क्रमशः है कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हानिकारक होती है मनुष्य के लिए, और CO2 कहाँ निकलती है, ग्रीन हाउस गैस में निकलती है। क्वेश्चन पूछने का तरीका केवल चेंज था इसका। तो देखिए पहली कौन होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका, राइट होगा। ठीक है, तो 134 का ऑप्शन थर्ड होगा। 135 नंबर देखिए, 135 नंबर कह रहा है जब कोई कॉपर की प्लेट, बढ़ा लेता हूँ ऊपर इसको, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? इस पे हरी परत जम जाती है तो यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है, आप अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहो तो ये होता है, ये Cu होगा, क्या होगा, Cu प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नमी ले लेगा और प्लस ऑक्सीजन ले लेगा। इन सबसे रिएक्शन कराओगे तो हमारा बन जाएगा CuCO3। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस CuOH का वोल्टेज कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इन्हीं दोनों की परत जमती है, इसीलिए क्या होता है, कॉपर क्या होता है, हरी तरह की परत जम जाती है। आगे लिखा गया है, मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के द्वारा मानव का रक्त पीला होता है, और रक्त का pH होता है वो 6 के अप्रॉक्स में होता है, या 7 भी लिख सकते हो। ठीक है, मानव मूत्र के माध्यम से विटामिन C का अवशोषण करता है, और एक दिन में मनुष्य 1.5 लीटर मूत्र बनाता है। ठीक है, 1 सेकेंड। लिखा है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो लैंगिक, कौन सा प्रजनन, लैंगिक प्रजनन ही विशाल विविधता ला सकता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है ग्रेना में। कहाँ होती है, ग्रेना में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेना में होती है। 139 नंबर, कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रसार के माध्यम से नए पौधों में विकसित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 140 नंबर देखिए। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पोस्ता के बीज मिलाए जाते हैं। ये पोस्ता क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, पोस्ता सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए आर्जीमोन, क्या होता है, आर्जीमोन का तेल होता है। ठीक है, इसको पोस्ता ही बोलते हैं, तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्जीमोन मैक्सिको में पाई जाने वाली एक पोस्ते की प्रजाति। ठीक है, सब पोस्ता अफीम का नहीं होता, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा सकता? सूअर। बाकी बकरी हाथी दोनों पचा लेते, लेकिन सूअर नहीं पचा पाता है। ठीक है, आगे लिखा है,
दो मतलब अच्छे तरीके से नहीं बचा पाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है। मतलब दोनों अपन कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जबकि दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है। जीवों के इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सहजीवन। क्या कहते हैं? बस साथ साथ जीवन जी रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? काम। अगर परजीविता कब कहते हैं? जब एक काम करे, एक केवल उसको खा पी ले, काम कुछ ना करे, तो उसको परजीविता कहते हैं। स्वपोषण, जो अपने आप पोषण करे, ठीक है। 143 कहता है, मेढक और केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से शोषण करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। कैसी? शुष्क एवं नहीं, क्या होगा इसमें? आर्द्र एवं श्लेषमयी होती है, छिद्र होते हैं मतलब, ठीक है। 144 है, फसली पौधों में पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये फसली पौधों को आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। क्या बोला है? उन प्रभाव के विषय में नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला बोला गया है ये फसलों के आरोग्य, इसमें ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे, ठीक है, हाँ ऐसे हैं। इसमें क्या लिखा है? ये आरोग्य, भाई ये तो आरोग्य कैसे हो? गलत है। ये कटाई में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल। ये फसली पादपों से जल, पोषक, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। मतलब जो फसल लगी उसी के पोषक तत्व तो खुद खा जाते हैं। ये दोनों सही हैं, सी और डी सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन पहला सी और डी राइट है, सी और डी राइट है, ठीक है, सी और डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। बोला गया नीचे दिए गए पदों के विभिन्न संयोजन में जंतु कोशिका के संदर्भ में पदों का कौन संयोजन सही है? देखो केंद्रक तो होता है लेकिन प्लेस्टिड नहीं होता है मानव को जंतु कोशिका में। क्रोमोसोम होता है, राइबोसोम होता है, कोशिका भित्त नहीं होता है, कोशिका झिल्ली होती है, इसलिए गलत हो गया। कोशिका झिल्ली, क्रोमोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यही सही है थर्ड वाला। इसमें प्लेटिस्ट ज़्यादा है, इसमें कोशिका भित्त ज़्यादा है, ठीक है। 146 5 क्वेश्चन और बचे हैं डियर साइंस के। नीचे दिए गए समुच्चयों में से कौन सा किसी के मादा भाग का संगठित करता है? किसी के मादा भाग को संगठित करता है तो देखिए पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिका, यही सही ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पौधे का रूपांतरित तना है? तो अदरक और हल्दी क्या रूपांतरित तने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 148। दांत क्षय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? या गंभीर दांत दर्द का कारण बनता है और चरम मामलों में दांतों को हानि होती है, बिल्कुल सही है। ये बैक्टीरिया बचे हुए भोजन से मौजूद शर्करा को तोड़ते हैं और एसिड छोड़ते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसमें देखिए लिखा ना तो 1 ना तो सही, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सच है? तो इसमें होना चाहिए था दोनों, क्या होना चाहिए था? उपयुक्त में से दोनों होना चाहिए था। क्या कौन सा सच नहीं है? यहाँ क्या होगा? गलत है। यहाँ क्या है? नहीं है, नहीं है होना चाहिए था तब ये होता, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों। क्या लिखो आप? दोनों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। भूकंप के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। लिखा है भूकंप पृथ्वी का अचानक आघात या कंपन है जो बहुत कम समय के लिए रहता है, बिल्कुल सही। या पृथ्वी की परपटी के बाहर नहीं है, गलत है। भूकंप की शक्ति रिएक्टर पैमाने पर एक परिमाण के रूप में व्यक्त की जाती है, ये भी सही, मतलब एक नंबर के रूप में व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड पहला और तीसरा क्या है? राइट है। डियर साइंस के आपके क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बचा है डियर। आगे देखिए लिखा है 150 नंबर। प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानव में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया है, बिल्कुल सही है। बस पहला ही इसका क्या है? राइट है। तो डियर ये साइंस के आपके क्वेश्चन हो गए। ऐसे प्रैक्टिस सेट थर्ड भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। प्रैक्टिस सेट 0 थर्ड भी आपका क्या हो? खत्म हो गया। कल से शुरू होगा प्रैक्टिस सेट 04। तो डियर जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो।
आप लोग से मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, इसमें जो शुरुआत के कम से कम 200 पेज नहीं 200 पेज क्या है, मैं एक सेकंड मतलब 100-150 पेज पे क्या दिया गया है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए गए हैं साइंस के और मैथ के। चैप्टर वाइज का मतलब पहले क्लास 6 के साथ चैप्टर के एमसीक्यू हैं, फिर क्लास 7 के साथ चैप्टर, फिर 8th के, ऐसे साइंस के मैथ के दिए हैं। वो भी अगर आप लोगों को सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हो सकता है अगर आप लोग बताएंगे तो मंडे से उसको भी मैं क्या करूँगा, डेली 2-2 3-3 चैप्टर करा के क्या सॉल्व करा दूंगा। उसको मैं सेकंड चैनल पे कराऊंगा, क्योंकि इस पर 5 से 6 वीडियो डेली अपलोड होते हैं, बहुत भीड़ हो जाएगी इस पर, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।